नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल लिटरेचर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने आप को थ्रू आउट एक पोएट माना, पोएट्री लिखते रहे थ्रू आउट लाइफ, लेकिन उनको नाम शोहरत मिला एज ऑथर ऑफ नॉवेल्स, यानी नॉवलिस्ट के रूप में उनको मान सम्मान मिला। I'm talking about none other than थॉमस हार्डी। इन्होंने पोएट्रीज लिखी हैं थ्रू आउट, लेकिन इनको नॉवलिस्ट के रूप में अधिकतर हम सब जानते हैं। So let's start the video. Let's look at the facts. Thomas Hardy was born on 2nd June 1840 in Higher Rockhampton. ये एक hamlet है in the parish of Stinsford to the east of Dorchester in Dorset, England. इनके फादर का नाम था थॉमस हार्डी और ये एक स्टोन मेसन के रूप में, एक लोकल बिल्डर के रूप में वर्क कर रहे थे। इनकी मदर का नाम था जेमिमा। जेमिमा एक काफी वेल रेड इंसान थी, काफी पढ़ी लिखी थी और इनिशियल एजुकेशन थॉमस हार्डी की अपनी मदर जेमिमा के हाथों में ही हुई थी। उसके बाद ही ये स्कूल गए थे। थॉमस हार्डी के एजुकेशन की बात करें तो इनिशियली, जैसे कि मैंने बताया, इनकी मदर ने इनको पढ़ाया था। इसके बाद ये फर्स्ट स्कूल जो गए थे वो बॉकहैम्पटन में ही था। ये 8 साल के थे वहां पे, तब ये स्कूल गए थे। उसके बाद इन्होंने अटेंड किया था काफी साल तक मिस्टर लास्ट एकेडमी फॉर यंग जेंटलमैन, ये इन्होंने अटेंड किया था डॉर्चेस्टर में, जहाँ पे इन्होंने लैटिन पढ़ा था और काफी एकेडमिक चीजों में ध्यान गया था इनका। लेकिन जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जितना खर्चा चाहिए था, जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, इनकी फैमिली के पास इतना नहीं था। तो 16 साल की उम्र में इन्होंने छोड़ दिया था पढ़ाई लिखाई एंड ही बिकेम अप्रेंटिस टू जेम्स हिक्स। ये एक लोकल आर्किटेक्ट थे, इनके यहाँ अप्रेंटिसशिप इन्होंने की थी और ये आर्किटेक्ट के रूप में ट्रेनिंग लिया था डॉर्चेस्टर में। इसके बाद ये लंदन में 1862 में मूव कर गए थे, जहाँ पे ये किंग्स कॉलेज लंदन में इन्होंने अपना दाखिला लिया था और इनको काफी प्राइजेस भी मिले थे। ही वन प्राइजेस फ्रॉम द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स एंड द आर्किटेक्चरल एसोसिएशन। इनके अर्ली करियर की बात करें तो ये असिस्टेंट आर्किटेक्ट बनते हैं, आर्थर ब्लूमफील्ड को ज्वाइन करते हैं, असिस्टेंट आर्किटेक्ट बनते हैं। लेकिन ये लंदन में बहुत हीन भावना के शिकार हो रहे थे, क्लास डिवीजन बहुत था और अपने आप को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को झेलते थे। तो इसके दौरान ही जब ये लंदन में थे तो ये काफी इंटरेस्टेड हुए थे सोशल रिफॉर्म्स में और इनको बहुत अच्छा लग रहा था वर्क, जो काम था जॉन स्टुअर्ट मिल का, यू नो जो इस वक्त काम चल रहा था, जैसे लिबर्टी फ्रीडम के ऊपर इन्होंने काम किया था। तो ये सब वो पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे थे। मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क्स में उनको इंटरेस्ट था, लेस्ली स्टीफन, इन सब के वर्क्स में इनका ध्यान जा रहा था। जैसा कि मैंने कहा, लंदन में ये एंटीज नहीं थे और काफी इनके हेल्थ की वजह से ये फिर वापस डॉर्सेट लौट आते हैं। रिटर्न टू डॉर्सेट ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स एंड फाइनली डिसाइडेड टू राइट। तो ये लंदन में इनका टाइम खत्म हुआ। ये लाइक लिखने की तरफ इनका झुकाव बढ़ा। इन्होंने इन सब लोगों को पढ़ा, महान लोगों को पढ़ा। इनकी जैसे मिल की जो लिबर्टी पर जो ऐसे था, उसने काफी प्रभावित किया इनको और इसके बाद ये डॉर्सेट शिफ्ट हो जाते हैं। इनकी लाइफ में आगे देखते हैं कि 1870 में ये एक आर्किटेक्चरल काम से गए थे एक चर्च में, सेंट जूलियट की चर्च कॉर्नवॉल में गए थे उसको रिस्टोर करने के लिए। वहीं पे ये मिले थे अपनी वाइफ एमा गिफोर्ड से। उनसे लाइक ही फेल इन लव। इसके बाद इन्होंने शादी कर ली एंड 1874 में दे गॉट मैरिड। 1874 की शादी के बाद ये 1885 में ये कपल मूव कर जाता है दूसरी जगह पे। इसके बाद हम जानते हैं कि एमा अपने हस्बैंड से अलग हो जाती हैं और इनकी जो है 1910 में
थॉमस हार्डी अपॉइंट किए जाते हैं फॉर द मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1910 में ही ये नॉमिनेट होते हैं पहली बार नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, और इनका नॉमिनेशन इसके 11 साल बाद यानी कि 1921 में फिर से होता है। सो 1910 was an important year for his career graph। 1912 में इनकी वाइफ की डेथ होती है एमा की, और इसका काफी प्रभाव पड़ता है उन पर। ऑल्दो ये दोनों एक्सचेंज थे, अलग रह रहे थे, बट स्टिल इनकी डेथ से इन पर काफी ट्रॉमेटिक इफेक्ट होता है। एंड इसके बाद ये कॉर्नवॉल जाते हैं, और जगह जगह जहाँ इन लोग जो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड किया था, और हम देखते हैं कि उन जगहों को विजिट करते हैं, और इनकी पोएम्स जो हैं, जो 1912 1913 ये अपनी वाइफ इनकी वाइफ की डेथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसके बाद 1914 में ये दोबारा सेकंड मैरिज करते हैं इनकी सेक्रेटरी फ्लोरेंस एमिली डगडेल से। ये 39 इयर्स इनसे छोटी थी, एंड कहा जाता है कि ये अपनी वाइफ की डेथ से उभर नहीं पाते हैं। हार्डी पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। He was horrified by the destruction caused by the first world war। एंड इन्होंने ये उनके थॉट्स थे, I do not think a world in which such fiendishness is possible to be worth the saving। यानी कि ऐसी सेल्फिश, ऐसी टाइप की दुनिया को बचाने लायक ये दुनिया है ही नहीं। इस तरह का इनके भाव उभर रहे थे जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट को देखा था। इन्होंने ये भी कहा था, एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल थॉट is the only possible salvation for the world। The exchange of international thought is the only possible salvation for the world। अब इसके बाद देखते हैं कि दिसंबर 1927 में ये बीमार हो जाते हैं। He became ill with pleurisy and then he died on 11 January 1928। और मैक्स गेट पे डेथ होती है। जब ये बीमार चल ही रहे थे तो कोई ना कोई इनको हेल्प करता था, मीन्स लिखने में। तो उस वक्त जब इनकी डेथ होती है उसके जस्ट पहले इन्होंने डिक्टेट किया था इनकी फाइनल पोएम जो उनकी वाइफ को डेडिकेटेड था। तो अपनी डेथ बेड पर सबसे पहले इन्होंने डिक्टेट किया था, उसके बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। अब जब फ्यूनरल होता है 16 जनवरी को तो वेस्टमिनिस्टर एबी में होता है। वो भी काफी कंट्रोवर्शियल होता है क्योंकि थॉमस हार्डी की विश थी कि इनकी बॉडी को इनकी वाइफ के साथ ही सेम ग्रेव में दफनाया जाए, लेकिन इनके जो एग्जीक्यूटिव थे सर सिडनी कार्लिल, ये इनका मानना था कि जो पोएट्स का कॉर्नर है एबी में, जो फेमस पोएट्स कॉर्नर है, वहां पे इनको दफनाया जाए। तो बहुत जद्दोजहद के बाद एक कॉम्प्रोमाइज से पहुंचते हैं। तो ये कहा जाता है कि इनके हार्ट को जो है इनकी वाइफ की ग्रेव में ही दफनाया गया। इनकी वाइफ एमा के ग्रेव में इनके हार्ट को दफनाया गया, और इनकी जो एशेस थी इनको पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया था। लास्ट में हम देखते हैं थॉमस हार्डी के वर्क को थोड़ा बहुत। तो हम जानेंगे कि प्राइमरीली जैसे कि मैंने कहा ये अपने आप को पोएट मानते थे, लेकिन इनका पहला वर्क 1898 में पब्लिश हुआ। फिर इन्होंने सबसे ज्यादा फेम एज ऑथर गेन किया था, और जो इम्पोर्टेंट इनके नॉवेल्स थी जो एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और ये 1874 में आई थी। नेक्स्ट था द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ये 1886 में आई थी। नेक्स्ट है टेस ऑफ ड्यूबरविल्स, ये 1891 में आई थी। एंड देन ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये 1895 में आई थी। और हार्डी की पोएट्री को जो यंग पोएट से काफी मानते थे, लेकिन मेनली इनकी पोएम्स को सराहा गया इनकी डेथ के बाद। और कैसे लोगों ने सराहा था आपको बताएं तो एजरा पाउंड, ऑर्डन लार्किन, ऐसे व्यक्तित्व ने जो है इनके पोएम्स को बहुत सराहा था, बट तब इनकी डेथ के बाद। एक और पॉइंट जहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो इनके नॉवेल्स थे उसमें ज्यादातर ट्रैजिक कैरेक्टर्स होते थे,
जो कि स्ट्रगल कर रहे होते थे, जो उनके हालात थे, सोशल सर्कमस्टांसेस, उनके जो गोल्स थे लाइफ के, वो कैसे अचीव करने हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड होते थे इनके कैरेक्टर्स, सेंट्रल कैरेक्टर्स, जो इनकी स्ट्रगल थी लाइफ की, चाहे वो अपने लाइफ गोल्स को अटेन करने के लिए हो, चाहे सोशल सर्कमस्टांसेस हो, इन सब को लेकर डील करती थी। और जो प्लेस था वो एक सेमी फिक्शनल रीजन था जिसका नाम था वेसेक्स, इन्होंने डाला था वेसेक्स। और इसमें इन्होंने इनिशियली तो जो है ये एंग्लो सैक्सन किंगडम था, लेकिन बाद में इन्होंने वेसेक्स में दूसरे कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लिया था, जैसे कि डॉर्सेट, विल्टशायर, सॉमरसेट, इन सब को इन्होंने इंक्लूड कर लिया था इसमें, ठीक है, वेसेक्स में ही। और अपने ये फिक्शनल एक रीजन इन्होंने रखा था, सेमी फिक्शनल रीजन। और यहाँ पे एक और चीज बता दें कि वेसेक्स नाम से इनका एक पेट भी था, और ये पेट बहुत ही फेरोशियस था, बहुत ही इल टेम्पर्ड माना गया है, बताया जाता है। और वेसेक्स का जो है ग्रेव भी मैक्स गेट पर पाया जाता है, जहाँ पे ये अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ टाइम स्पेंड किए थे काफी, उसी घर में, उसी मैक्स गेट पर ही वेसेक्स का भी ग्रेव पाया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थॉमस हार्डी। मैंने शॉर्ट में इनके लाइफ हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश की है। डिटेल में वर्क्स लेटर ऑन अगले वीडियोस में कवर होगा, अदरवाइज वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। एंड आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। प्लीज टू लाइक and subscribe to my channel, help the channel grow, and thank you for giving your precious time. Thank you for watching.